Hello, good morning. Now, today we see the next chapter. It is the advice and laboratory investigation. It is a basic and it is the very important part in your practice. What happen after the case taking? हम पूरी केस टेकिंग लेने के बाद हम लिया है प्रेजेंट कंप्लेंट, प्रिलिमिनरी डाटा, पर्सनल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, पास हिस्ट्री, ये सब कुछ लेने के बाद हमें रहता है लेबोरेटिकल इन्वेस्टिगेशन एंड एडवाइस। इट इज द वेरी बेसिक कंसेप्ट इन योर एनी प्रैक्टिस। आप कोई भी प्रैक्टिस करो, कोई कोई हमारा सिर्फ मेडिकेशन चेंज होता है, प्रैक्टिस का रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते, सेम रहता है। एग्जाम्पल तौर के ऊपर हम देखते हैं कि पेशेंट का हमने कल देखा है फिजिकल एग्जाम, पेशेंट बताया कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, यू एडवाइज द यूज ऑफ एबडामेन। तो आपको पहले सबसे पहले आप फिजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद आपको एक पता चल जाता है कि पेशेंट की कौन सी सिस्टम इन्वॉल्व है। एग्जाम्पल तौर के ऊपर पेशेंट बोल रहा है मेरा सर दर्द कर रहा है 2 साल से, और मैं बहुत डॉक्टर के पास दिखा दे रहा हूँ, मगर सर का दर्द ठीक नहीं हो रहा है। और जब सर का दर्द आता है तो मुझे चक्कर आती है, उल्टी होती है, बुखार आ जाती है। तो आप पूछोगे कि इसके पहले कहाँ पे दिखाए थे, और बोले कहाँ पे भी नहीं दिखाया था। तो सिवियर पेन इन द हेड फ्रॉम 2 years, तो फिर आपको ऐसा लगता है यार सीएनएस सिस्टम में भी द इन्वॉल्व। तो अपन क्या बोलते हैं उसको, भाई 1 महीने की दवा लीजिए, 1 महीने में कम हुआ तो ठीक है, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, दैट इज अ सिटी ऑफ ब्रेन, क्योंकि फॉर द रियल डायग्नोसिस। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब आपके पास पेशेंट आता है, पहली बार तो कोई करेगा नहीं इतनी बड़ी टेस्ट। तो आपको पहले यूज ऑफ द मेडिसिन फॉर 10 days, 5 days, 15 days। उसके बाद भी पेशेंट को रिलीफ नहीं होता है, तो यू उसके केस के ऊपर आपको लिखना पड़ेगा एडवाइस व्हेन नो रिलीफ। तो एडवाइस क्या देखिएगा, सिटी ऑफ ब्रेन। तो इससे क्या हो जाएगा, पेशेंट को भी आप, ये आपका पेशेंट का अधिकार है और आपकी जिम्मेदारी है। आपको पेशेंट को बताना है, भाई पेट का दर्द, सर का दर्द कम नहीं हुआ तो आपको सिटी ऑफ ब्रेन निकालना पड़ेगा, नहीं तो आपको न्यूरो फिजिशियन की सलाह लेनी पड़ेगी। ये आपको क्लियरली उसके ऊपर लिख के देना है। एक चीज है, उसके बाद हम देखेंगे एक मिनट। हाँ, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको पेशेंट को एडवाइस करना पड़ेगा। तो आपको जब फिजिकल एग्जामिनेशन जब होता है तो ध्यान में रखिए, तो आपकी सबसे पहले फाइंड आउट द विच सिस्टम इज इन्वॉल्व, और आपको उसके हिसाब से आपको इन्वेस्टिगेशन भी देना आना चाहिए। और इन्वेस्टिगेशन आपको कागज के ऊपर मेंशन करना है, आपके केस के पेपर के ऊपर, कि यह इन्वेस्टिगेशन आपको करना है, अगली बार करके वक्त लेके आना है। नहीं तो इससे क्या हो जाता है, आप मेडिको लीगली फंस जाओगे। एग्जाम्पल तौर के ऊपर देता हूँ मैं आपको। अब एक पेशेंट आया आपके पास और उसको बुखार है, सीवियर फीवर, और पेशेंट दैट इज 2 डे हो गए, सिर्फ 2 दिन ही हो गए बुखार को। यू टेक द केस एंड गिव द मेडिसिन, बट ड्यूरिंग दैट टाइम यू मस्ट एडवाइज फर्स्ट डाइटरी एडवाइस। पहला क्या रहेगा अपना, डाइटरी एडवाइस, क्या खाना और क्या नहीं खाना। इसलिए आपको पहले डाइटिशियन पता होना है, योर फिजिशियन मस्ट बी डाइटिशियन, फूड डाइटिशियन, क्या खाना है बुखार में, क्या नहीं खाना है, डाइटरी डाइस। रेस्ट एडवाइस, कितने घंटे रेस्ट करना है, कितने घंटे सोना है, ये भी पेशेंट को बारे में। ये पहला एडवाइस, पहला क्या रहेगा, डाइटरी एडवाइस। उसके बाद रेस्ट एडवाइस। उसके बाद हमें सबसे बड़ा रहता है कि व्हाट यू, किस तरह से आपको क्या टेस्ट करना है। सोचिए हम पेशेंट को क्या बोलते हैं कि भाई 3-4 दिन में बुखार कम नहीं होती है, यू मस्ट ब्लड इन्वेस्टिगेशन, उसके अंदर सीबीसी, विडाल, जो आपको लगते हैं सिम्टम्स, मलेरिया, पीएस फॉर एमपी, और जो कुछ टेस्ट रहती है, प्लेटलेट काउंट देखना है, आरबीसी काउंट देखना है आपको, डब्ल्यूबीसी काउंट देखना है, ये सब कुछ आप उसको बोल सकते हो, बरोबर है। ये आपको पता होने चाहिए। जैसे कि या डेंगू की तपासनी आपको लगता है, तो आपको ये एडवाइस देना है। आपको एडवाइस से क्या होता है कि पेशेंट, आपको उसको भी पता रहता है कि हमें नहीं कम होता है तो घर पे बैठ जाएगा, सिम्टम बढ़ जाएंगे, और कंडीशन हॉर्स। इसलिए आपको उसके क्लियरली उसके ओन भाषा में लिख के देना है। हिंदी रहता है तो हिंदी में लिखो, 10 दिवसानंतर परत येणे, ताप असेल 10 दिन के बाद वापिस आना है, ताप असेल तर लवकरात लवकर रक्ताची चाचणी करून येणे, खूपच त्रास असेल तर जवळच्या डॉक्टरला दाखवणे। ये आपको एडवाइस लिखना है। ये नहीं करोगे तो आपकी लंबी प्रैक्टिस नहीं चलेगी, आप कहाँ तो भी रुक जाओगे। समझ में आया? तो फर्स्ट इज द एडवाइस, डाइटरी एडवाइस तो हम देते हैं। उसके बाद रेस्ट एडवाइस, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन एडवाइस। अब इन्वेस्टिगेशन के अंदर तो लॉट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन सिर्फ मुंह से नहीं बताना है। प्रैक्टिस में क्या करता है डॉक्टर या अपना जो नए प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रॉब्लम क्या आता है, ओरली बता देते हैं। ओरली को कोई वैल्यू नहीं रहती है,
आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, उसके ऊपर क्लियरली उसके पास भी चिट्ठी होनी चाहिए, उसको भी एक चिट्ठी देना है आपको कि आफ्टर द 2 डेज़ यू मस्ट टेक दिस। अभी हम देखेंगे इन्वेस्टिगेशन कॉमनली क्या-क्या रहते हैं। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन तो हम स्पेशल बाद में करते हैं, बट एक जनरलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन भी रहता है, जो सबके लिए कॉमन रहता है। एग्जांपल तौर पे पेशेंट को पेट का दर्द रहता है, तो आपको होली आप यूजी ऑफ एब्डोमेन के अंदर आपको पेल्विस के अंदर पूरा पता चलता है। अभी पेशेंट आता है, अभी धूप काले के अंदर सबसे ज़्यादा पेशेंट मेरा पेट में दर्द हो रहा है, पेशाब में अंगार हो रही है, तो अपने पॉसिबिलिटी रेनल कैलकुलेटर रहता है, तो अपन एडवाइस देते हैं, तो उसको निकल जाता है यूरिन। तो आपको इतना भी पता, उससे ऊपर से क्या पता चलेगा पेशेंट को अपने, उसका कितनी साइज़ है, कहाँ पे है, लोकेशन है, पूरा पता चल जाएगा। दैट इज़ एडवाइस। अब पेशेंट को लॉट्स ऑफ पेशेंट, और दूसरी बात, या जब आप लिख के देते हो, उसको उसको क्लियरली मेंशन कर दिया, और उसका जो जब रिपोर्ट लेके आता है, उसके उसका भी आप एक कॉपी आपके पास होनी चाहिए। अब कॉपी पहले तो क्या era ना, ज़ेरॉक्स करना पड़ता था। पहले क्या रहता था, अपन को लिख के लेना पड़ता, अभी वैसा कुछ नहीं। अभी आपके पास स्कैनर रहता है, आपके पास मोबाइल स्कैनर है, अब उससे आप स्कैन करके आपके पास आपके फाइल में, फ़ोल्डर में सेव करके एलोपैथिक सिस्टम के अंदर क्या है, वो फाइल बना के पेशेंट के पुट करते हैं। अभी देखिए बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर ऐसा नहीं, आपको एक आईडी दिया जाता है, आईडी के ऊपर ऑनलाइन ही आपका पूरा मिल जाता है। तो होम्योपैथिक प्रैक्टिस के अंदर हमें उसका भी फाइल बनाना है, आपको फाइल से अभी हम देखेंगे आगे डिजिटल केस टेकिंग। तो ध्यान में रखो इन्वेस्टिगेशन, अभी हम अब थोड़ा स्टेप बाय स्टेप हम इन्वेस्टिगेशन के बारे में, कैसे इन्वेस्टिगेशन करना है पेशेंट को। पहली बात है, हम थोड़ा चेस्ट के अंदर आएँगे। पेशेंट बता रहा है, सर मुझे चेस्ट का पेन हो रहा है, खाँसी बहुत है, बलगम आ रहा है। तो अब तो दवा देना है आपको। पहली विज़िट के अंदर कोई टेस्ट नहीं करता है पेशेंट, क्योंकि उसको लगता है कॉमन है। हम अपन भी उतना, क्योंकि हम ज़्यादा भी टेस्ट बोलेंगे तो पेशेंट बोलेगा, सर बहुत ज़्यादा खर्चे में डाल रहा है डॉक्टर, खाली खाली खर्ची, और मुझे एडवाइस दे रहा है, योर सीटी स्कैन करिए। सीटी स्कैन के 2-3 हज़ार रुपए लगते हैं। तो सादी सर्दी-खाँसी के लिए कौन सीटी स्कैन करने वाला है? ये भी मानसिकता आपको दिमाग में रखना है। तो पहले एग्ज़ामिनेशन करिए उसका, चेस्ट चेक एग्ज़ामिनेशन करिए बाय द स्टेथोस्कोप, फिर पेशेंट को दवा दीजिए, एडवाइस कीजिए। आपको 2 2 दिन के अंदर कम नहीं होता है, यू मस्ट एक्स-रे ऑफ चेस्ट। पहली छोटी-छोटी तपासनी बोलनी है, डायरेक्ट ही बड़ी तपासनी नहीं बोलनी। नहीं तो पेशेंट अब अभी नहीं है, बहुत ज़्यादा पेशेंट अफोर्डेबल नहीं रहते टेस्ट करने के लिए। कोई भी मैक्सिमम, कोई क्या मैक्सिमम पेशेंट बोलते हैं, सर रक्का नाका होगा अंदर करो। तो पेशेंट के, आपको पेशेंट को तो बोलना है, करना है, कब सीवियरिटी जब आती है। तो पेशेंट को एडवाइस देना है कि आपको छाती का एक्स-रे है और कफ है, 2 दिन के अंदर कम नहीं होता तो यू मस्ट चेस्ट फिजिशियन एडवाइस और एक्स-रे ऑफ चेस्ट। ये लिख के रखना है कागज़ के ऊपर। ऐसा नहीं कि उसको ओरली बता रहे, ओरली का कोई मतलब नहीं है। आगे चल के पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम आता है तो पेशेंट के रिलेटिव बोलते हैं, आपने कुछ क्यों नहीं बताया डॉक्टर साहब? पहले ही हम बताते तो हम पहले ही जाते थे डॉक्टर के पास। ये और अटक जाते हो फिर आप। मैंने तो बताया था, आप नहीं सुने। पेशेंट क्या करता है, भूल जाता है कभी पेशेंट के और एक कैसा होता है प्रैक्टिस के अंदर, पेशेंट को एक रिलेटिव लेके आता है, दूसरी बार दूसरा रिलेटिव लेके आता है। एक रिलेटिव को हमने बताया वाला रहता है कि पेशेंट जब तकलीफ में रहता है, तो वो सुनने के बारे में नहीं कंडीशन में नहीं रहता है, वो वीक रहता है। हम किसको एक्सप्लेन करके बताते हैं, जो रिलेटिव रहता है। अब दूसरे दिन दूसरा रिलेटिव आता है, उसको पता ही नहीं रहता कि क्या हमने क्या बताया था। तो अपने पास लिखे वाला रहता है, तो हम उसके पास लिखे वाला, अरे समझ में आ गया, डॉक्टर ने बताए थे हमको ब्लड इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। इससे आपकी मैच्योरिटी भी बढ़ जाएँगी, इससे आपका कद भी बढ़ जाएगा, और आप अच्छी प्रैक्टिस करने लगोगे। क्योंकि प्रैक्टिस करने का एक ये रहता है, तरीका रहता है अच्छी प्रैक्टिस करने का। कोई भी प्रैक्टिस करना है, फिजिशियन के माफ़िक प्रैक्टिस करना है आपको, तो उसको एक सही तरीके से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ध्यान में रखो, दीज़ आर द वेरी इंपोर्टेंट थिंग्स इन योर प्रैक्टिस, और उसके डाटा आपके पास रखिए। अब हमने देखी चेस्ट का, अब दूसरे एक पेशेंट आता है, अभी हमारे पास पेशेंट आता है, सर नाक में से खून जा रहा है, एपिलेक्सिस प्रॉब्लम छोटा है, नाक में से खून जा रहा है, बस उसको इग्नोर करके नहीं चलेगा। तो फिर आपको प्रोबेबल डायग्नोसिस रहता है ना, अरे नाक में से खून कौन-कौन सी बीमारी में आ सकता है। अभी कंट्रोवर्सी, होम्योपैथी में डायग्नोसिस इम्पोर्टेंट है या नहीं है? है। कोई डॉक्टर बोलता है तो नहीं है, वो गलत है। नॉट फॉर सिलेक्शन ऑफ रेमेडी, इट इज़ अ डायग्नोसिस ऑफ द डिसीज़, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द मेडिको लीगल। क्योंकि पेशेंट पूछता है आपको, मुझे क्या हुआ है? तो पेशेंट को आपको बोलना पड़ता है कि यू आर सफरिंग फ्रॉम द अस्थमा, यू आर सफरिंग फ्रॉम द ब्रोंकाइटिस, यू आर सफरिंग फ्रॉम दिस, जो कुछ डिसीज़ है। इसलिए डायग्नोसिस इम्पोर्टेंट है, और इसीलिए अपने को फर्स्ट टू फाइनल ईयर आपको अलग सब्जेक्ट दिया गया है। समझ में आया? डायग्नोसिस करना ही आना चाहिए। अब डायग्नोसिस बहुत आसान है। डायग्नोसिस करना बहुत आसान है अभी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन इतने हैं। आपको सब
टेक्नोलॉजी आ गई है, आपको हर चीज आपको मिलती है। अब नाक में से खून बह रहा है पेशेंट का, प्रॉब्लम छोटा है, एकदम छोटा है, क्योंकि धूप की वजह से प्रॉब्लम आ जाते हैं, एपिटेक्सिस बन जाता है। बट इसको इग्नोर करके नहीं चलेगा, रिपीट हो रहा है, फिर भी नॉर्मल रहता है। तो रिपीटिंग से ज्यादा है, योर advise the CBC, you check the WBC count, you check the RBC count, मस्ट। आज नहीं कल नहीं, 2 दिन बाद करो, 8 दिन बाद करो, बट रिपीटेंसी आती है तो उसको करो। पेशेंट आता है, सर अ, सर में दर्द दे रहा है, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने, एडवाइस दो, सिटी ऑफ ब्रेन। ऐसा ना हो जाए कि आप दे रहे हो एक चीज के लिए, निकले दूसरी बड़ी बीमारी। बट पहले ही स्टेज के अंदर आपको एडवाइस नहीं देना है, लिख के रखना है। और पेशेंट की सिम्टम्स कम होते हैं दवाई से, अब ठीक होता है पेशेंट, नो नीड ऑफ दैट। पहले ही स्टेज के अंदर बड़ी इन्वेस्टिगेशन नहीं देते हम, पहले स्टेप बाय जाते हैं, क्योंकि पेशेंट भी अफोर्डेबल करना चाहिए वो चीज। ओपीडी की बेस के ऊपर, आईपीडी के जब बेस के ऊपर तो कुछ जरूरत नहीं है आपको, जो डॉक्टर ने एडवाइस दिया हो तो करना पड़ेगा। बट ओपीडी एंड आईपीडी इज वेरी डिफरेंट। और हो सके जितना खर्चा पेशेंट को कम हो सके उतना अपन सोचना चाहिए। नहीं तो एक ही बार चिट्ठी के अंदर पूरा लिख के दे, कुछ नहीं करेगा पेशेंट, जो बोला था वो भी नहीं करेगा, कि उतना उसको मैनेज करना पड़ेगा। और पहले प्राइमरी लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहिए। अभी पेशेंट के ऊपर चेहरे के ऊपर सूजन आ रही है, हाथ पैर पर सूजन आ रही है, दम लग रहा है, तो आपको, यू आर द फिजिशियन, ऐसी कौन सी डिसीज है उसके अंदर सूजन आती है, अपन दैट इज कॉल्ड प्रोबेबल कॉज। चलो हम थोड़ी देर के लिए हम होम्योपैथी कोई भी केस साइड में रखेंगे, तो हमें हमारा लॉजिकल माइंड रहता है, स्वेलिंग आती है एक एनीमिया के अंदर, और एक रीनल प्रॉब्लम के अंदर, और एक सब बाद में कार्डियक प्रॉब्लम के अंदर। तो आपको हम, मेरी प्रायोरिटी रहेंगी, जिसको आप सीबीसी करूंगा, सीरम क्रिएटिन करूंगा, और केएफटी करूंगा, किडनी फंक्शन टेस्ट। तो सीरम क्रिएटिन बड़े वाला रहता है, तो सम किडनी फेलियर प्रॉब्लम इन हिज बॉडी, तो आप आगे चल के उसको उस डॉक्टर के पास एडवाइस ले सकते हो। और एडवाइस, और दूसरा एडवाइस के अंदर ये हो गया डाइटरी एडवाइस, उसके बाद रेस्ट एडवाइस, थर्ड है इन्वेस्टिगेशन एडवाइस, और फोर्थ है रेफरिंग एडवाइस। रेफरिंग एडवाइस आपके पास होनी चाहिए। रेफरिंग एडवाइस मतलब क्या होता है, एग्जांपल तौर के ऊपर देखिए, पेशेंट आपको बीपी बढ़ दिख रहा है, दैट इज 190, और आपने आपकी दवा दे चुके हो, बट ऐसा लगता है कि आपको इसको ईसीजी निकालना जरूरी है, टूडी को निकालना जरूरी है, यू मस्ट राइट रेफरिंग टू द कार्डियोलॉजिस्ट। इसमें कम छोटापना नहीं है, आप को डॉक्टर रिलेशनशिप है, उसको भेजना है वहां पे, एडवाइस लो, सचमुच क्या प्रॉब्लम है। पेशेंट जाता है, एग्जाम्पल तौर के ऊपर हम पेशेंट को भेजते हैं, एग्जाम्पल तौर के ऊपर बहुत ज्यादा कार्डियक प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, जीआईटी प्रॉब्लम है, तो आपको एडवाइस लेना पड़ेगा उसको। और ये एडवाइस, रेफरिंग एडवाइस है, ये दैट इज, इट इज वन ऑफ द क्वालिटी ऑफ द गुड फिजिशियन। कोई भी प्रैक्टिस में कोई बड़ा छोटा नहीं रहता है, हमको कोई भी डॉक्टर बड़ा नहीं रहता है, कोई डॉक्टर छोटा नहीं रहता है, सब डॉक्टर ही रहते हैं। और हर एक डॉक्टर का एक कैटेगरी रहता है, उसी 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 विषय में वो तज्ञ रहता है। उस तज्ञ का फायदा हम हर एक पेशेंट का ले सकते हैं। पेशेंट को, आपको गैस्ट्रोलॉजिस्ट प्रॉब्लम है, ठीक नहीं हो रहे, तो यू आर रेफरिंग टू फॉर एडवाइस गैस्ट्रोलॉजिस्ट। अब आप रेफरिंग लेटर लिख के देते हो, आपके पास लेटर रहता है, लेटर पैड उसके ऊपर, और डॉक्टर भी आपको एक लेटर भेजता है, वो डॉक्टर नॉलेजेबल रहता है और लेटर भेजेगा ही। उसको कायदे का नॉलेज रहता है, तो लेटर भेजेगा, सर आपने एक पेशेंट भेजे थे, उसका इसका ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, और इसको ये करने की जरूरत है, लिख ही भेजता है। अब जिसको पता नहीं, ना वो फोन लगाता है, ना कुछ नहीं करता है, उसको कुछ लेना देना रहता है, उसको रेफर ही पता नहीं रहता क्या रहता है रेफर। रेफर मतलब क्या होता है कि हमने, मेरा एक पेशेंट है, उसको एक तज्ञ डॉक्टर की जरूरत है, और आप, मैं आपके पास मैं भेज रहा हूँ, और उसको आप अच्छी तरह से एग्जामाइन कीजिए, और आपका स्किल नॉलेज लगा के इसको एक सही ढंग से मैनेज कीजिए और एडवाइस दीजिए। तो आपको राइटिंग स्किल में पूरा एक लेटर भर के, सर मैंने एग्जामिन दिस पेशेंट यूर रेफरिंग, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, इसको इसको ये करना है। ये लेटर मुझे वापस इसलिए भेजता है, नहीं तो फोन लगाता है, सर ये आपने पेशेंट भेजा था, इसको इसको ऐसा करना है। हमने जब प्रेफर करते तो उस आगे का डॉक्टर को पता चल रहा है वो होशियार है या नहीं है, वो रेफर लेटर भेज देता है हमके, सर ऐसा ऐसा। और जिसको कुछ पता ही नहीं है, भले ही उसके पास बड़े बड़े डिग्री हो, अरे किसी ने रेफर करके फेंक देता है डॉक्टर, कोई कोई पता ही नहीं रहता है उसको, नॉलेज नहीं रहता है ना, क्या क्या रेफर करना है, क्या उसको रेफरिंग लेटर भेजना है या नहीं भेजना है। अब मेरे पास किसी ने पेशेंट ने, रिलेटिव ने पेशेंट भेजा है, सर मैंने ये पेशेंट पास, तो अपन उसको रिपीट फोन लगाना चाहिए, सर आपका पेशेंट आया था मेरे पास, मैंने उसको चेक किया है, इसको मैंने ये बताया, ये करना है, आगे चल के इतने दिन दवा लेना है। ये इज कॉल्ड मैच्योर डॉक्टर।
तो आपको ये देखना पड़ेगा। नहीं तो प्रैक्टिस के अंदर क्या होता है, पेशेंट ने आपको भेजा है, उसका रिकॉर्ड नहीं, उसके ऊपर देखो किसने भेजा है आपके पास। समझ में आ गया? एक हो गया डायट्री सब, या फिर उसके बाद रहता है सबसे बड़ी एडवाइस, दैट इज हाउ टू टेक मेडिसिन, कितने दिन महीने लेना है आपको, यह सब कुछ आपको इसके अंदर लिखना है। तो ये 4-5 चीज़ आपको प्रैक्टिस में ध्यान रखना है। और लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन का तो बहुत ज़्यादा ये रहता है। कभी-कभी क्या रहता है कि अपने को जैसे कि एग्ज़ाम्पल तौर पे शोल्डर पेन हो रहा है और वेरी सीवियर स्वेलिंग एंड सडनली आ गई और आपके पास पेशेंट आ गया। तो आपको लगता है यार ये तो अपने को एक्स-रे निकालना पड़ेगा, और भी ऑर्थोपेडिक के पास एडवाइस लेते तो बहुत अच्छा होता है, यू रेफर टू द ऑर्थोपेडिक डॉक्टर। ऐसा नहीं कि सर ये होम्योपैथी को कुछ संबंध नहीं रहता प्रैक्टिस के अंदर पैथी वगैरह। हमें पेशेंट को ठीक करना है। मेडिसिन उनकी अलग है, अपनी अलग है। वो मेडिसिन देंगे, नहीं देंगे अलग बात है। मुझे तो डायग्नोज़ करके देना है, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि अंदर फ्रैक्चर हो जाए, ऐसा ना हो जाए कि कुछ क्रैक्स आ जाए। समझ में आया आपको? दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन योर प्रैक्टिस। आपको ये आपके गट्स तैयार होने चाहिए आपके। समझ में? आँखों का प्रॉब्लम है, आँखें लाल हो जा रही है, आपने एक दवा दे दी, एग्ज़ाम्पल, आँखें लाल कम नहीं हो गई, तो यू आर रेफरिंग टू द ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बिकॉज़ वो स्किल्ड पर्सन है। दाँत का प्रॉब्लम आ गया, दाँत की दवा दी है आपने उसको, बट नॉट एनी स्पेशल रिलीफ, देन यू रिलीफ हो गया तो काहे को भेजने का? नो नो नीड ऑफ द रेफरिंग। बट नहीं रिलीफ होता है तो आपको ओपीजी निकालना, जैसे कि माउथ का एक्स-रे, बाद में टीथ का एक्स-रे, वो निकाल देंगे। कान का प्रॉब्लम है, दवा दिए ठीक नहीं हो रहा है, और भी ठीक नहीं है, फिर यू एडवाइस ईएनटी। ऐसा नहीं कि मैं ईएनटी क्यों भेजूँ? वो भी भेजेंगे आपके पास होमिओपैथी कार्ड, हमें भेजते हैं अभी। सर हे तुमच्याकडे होत असेल तर बघा, रेफर टू द दैट डॉक्टर. हम देखिए कुछ पेडियाट्रिशियन डॉक्टर हमें भेजते हैं तो पेशेंट, इसके अंदर आपको दैट इज कॉल्ड कोर और डॉक्टर रिलेशनशिप। गले में प्रॉब्लम आ गया, आप ठीक कर रहे हो मगर कोई रिलीफ नहीं आती, यू एडवाइस दैट दैट ईएनटी सर्जन। ये आपको ऐसी प्रैक्टिस करोगे तो आपको आप गलती कभी नहीं करोगे, फिर पेशेंट का कभी नुकसान अपने हाथों से कभी भी पेशेंट का नुकसान ना हो, ये बार बार सोचे जाइए, कभी भी नुकसान ना हो। समझ में आया? आप कभी हायर सेंटर में रेफर करें तो पूरा डाटा सिस्टमैटिक लिखो, उसका अभी तक क्या-क्या दवा दिए थे, आप क्या-क्या इन्वेस्टिगेशन, क्या-क्या डायग्नोसिस है, ये पूरा लिख के उसको भेजो, उधर आधा आगे आगे उसको काम आएगा। उधर का डॉक्टर भी आपको इम्प्रेस हो जाएगा। अरे वेरी नाइस डॉक्टर, ये गिव द ऑल इन्फॉर्मेशन ऑफ द पेशेंट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो देखो, और ये क्लियरली आपको आपके पास भी रहना चाहिए और पेशेंट के पास भी रहना चाहिए। एडवाइस पार्ट। एग्जाम्पल तौर के ऊपर पेशेंट किडनी का प्रॉब्लम है, उसको आप सीरम क्रिएटिनिन उसका 7-8 है और आपकी दवा चालू है और आप बोल रहे हो आप बोल रहे हो उसको ज़्यादा पानी पियो, नहीं चलेगा। उसको एडवाइस देना पड़ेगा, यू मस्ट टेक द वन अंडर द 1 लीटर वाटर पर डे। 1 लीटर के अंदर ही पानी पीना है आपको। डायबिटिक का पेशेंट है, शक्कर कितना खाना है वो बताना पड़ेगा आपको। ये एडवाइस है। उसके अंदर हर एक प्रकार के, और पेशेंट को कोई डॉक्टर एडवाइस नहीं देता है तो पेशेंट कैसे एजुकेट हो जाए? तो बी केयरफुल इन योर प्रैक्टिस टू टेक case taking very well and give the basic advice as related to the disease and person. अभी सोचिए कि पेशेंट अभी डिपेंड ऑन द, अभी आप यू रेफर टू द प्राइवेट हॉस्पिटल, पेशेंट की नहीं होते है प्राइवेट डॉक्टर, तो यू रेफर टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ऐसा नहीं कि हम प्राइवेट ही भेजेंगे उसको। सब डिपार्टमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रहते, ईएनटी से लेके ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी से लेके ऑर्थोपेडिक, ऑर्थोपेडिक से लेके न्यूरोसर्जन, न्यूरोफिजिशियन। तो आप वहाँ पे भी भेज सकते हो, ब्लड टेस्ट भी होता है वहाँ पे, हम भेजते हैं यहाँ से जीएमसी के अंदर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर जो हॉस्पिटल है, वहाँ पे हम यहाँ से पेशेंट जो अफोर्डेबल नहीं रहता है, सर मैं नहीं कर सकता प्राइवेट में, यो तो आपको वो भी पता होना चाहिए। अब से कम नाम जो आप एरिया में प्रैक्टिस करते हो उसके अंदर से जो स्पेशलाइज़्ड डॉक्टर, उनके नाम, उनके कॉन्टैक्ट नंबर, उसके पर्सनल रिलेशन आपके होने ही चाहिए। इससे 2 फायदे रहते हैं, पेशेंट का भी बिल कम हो जाता है। आपका फ़ोन गया, सर ये मेरा पेशेंट है, इसको से अपना पेशेंट मतलब अपना रिलेटिव है ऐसा पकड़ के चलो। ये मेरे घर का ही पेशेंट है, तभी जाके आप सक्सेस हो पाओगे, नहीं तो नहीं। हे माझा पेशंट आहे, हे तर माझ्या इथे काय घेणं-देणं मला, ऐसा नहीं। वो आपका घर का ही रिलेटिव है, पकड़ के चलो। तभी जाके आप उसको पर्सनली उसको फ़ोन लगाओ डॉक्टर को, सर मेरा पेशेंट आ रहा है, उसको पहले लीजिए। वो लेगा, 2-3 पेशेंट के बाद लेगा, मगर लेगा। सर मेरा पेशेंट है, 200-300 रुपए कम लो, वो लेगा। बट आपकी इंटर रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए। समझ में आ गया? ऐसा नहीं सर वो एलोपैथी डॉक्टर है, हम होम्योपैथी, कुछ संबंध नहीं है।
डॉक्टर डॉक्टर होता है, हर एक की फील्ड अलग अलग है, वो उस विषय में तज्ञ है, हम विषय अपने विषय में तज्ञ हैं। हम अपने को प्रूव कर रहे हैं, वो उनको प्रूव कर रहे हैं। हम उनको क्रिटिसाइज नहीं करते, वो अपने को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। समझ में आ गया? दिस इज द एडवाइस एंड इन्वेस्टिगेशन। थैंक यू।